अब हम इस वीडियो नंबर 5 में प्रत्येक समूह इन स्टेक होल्डर्स की वन से संबंधित क्या आवश्यकताएं होती हैं या वह किस प्रकार वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। स्टेक होल्डर में हमने 4 प्रकार पढ़े थे। उससे पहला प्रकार था स्थानीय लोग। स्थानीय लोग में वे लोग होते हैं जो कि वन के अंदर या वन के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं या रहते हैं। तो ये समूह के लोग जो रहते हैं वह वन से ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी, छोटी छोटी लकड़ियाँ एवं छाजन की काफ़ी मात्रा में इन्हें आवश्यकता होती है, उसका उपयोग करते हैं। बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने, भोजन एकत्र करने एवं भंडारण के लिए होता है। खेती के औजार, मछली पकड़ने एवं शिकार के औजार मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त वन मछली पकड़ने एवं शिकार स्थल भी होते हैं। विभिन्न व्यक्ति फल, नट्स तथा औषधि एकत्रित करने के साथ साथ अपने पशुओं को वन में चरने के लिए भी छोड़ते हैं और उनका चारा वनों से एकत्र करते हैं। अब हमारे दूसरे समूह होते हैं वन विभाग, जो कि एक शासकीय विभाग होता है जो कि वन संपदा और वन भूमि का प्रबंधन करने में सहायक होता है। यदि हम ये सोचते हैं कि यदि हम वन संपदा का लगातार उपयोग करते रहेंगे तो इन संसाधनों का क्या ह्रास हो जाएगा। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले लोग इन्हीं वनों में शताब्दियों से रह रहे थे। अंग्रेजों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उससे पहले यहाँ के मूल निवासियों ने ऐसी विधियों का विकास किया था जिससे संपोषण भी होता रहता था। अंग्रेजों ने न केवल वनों पर अपना अधिकार जमाया वरन अपने स्वार्थ के लिए उनका निर्ममता से दोहन भी किया। यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया तथा वन संसाधनों का किसी सीमा तक अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ कर दिया गया। आज़ादी के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, परंतु प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान का ध्यान नहीं रखा गया। अतः वनों के बहुत बड़े क्षेत्र के एक ही प्रकार के वृक्ष जैसे पाइन अर्थात चीड़, टिक अथवा यूकेलिप्टस के वनों में परिवर्तित किया गया। अर्थात एक बड़े क्षेत्रफल में एक ही प्रकार के पौधे लगाए गए, उनका पौधारोपण किया गया और एक ही प्रजाति के वृक्षों को उगाया गया या विकसित किया गया। इन वृक्षों को उगाने के लिए सबसे पहले सारे क्षेत्र से अन्य सभी प्रकार के पौधों को हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर पर नष्ट हो गई। यही नहीं, स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे पशुओं के लिए चारा, औषधि हेतु वनस्पति, फल एवं नट आदि की आपूर्ति भी नहीं हो सकी। इस प्रकार के रोपण से उद्योग धंधों को तो लाभ पहुंचा, किंतु वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया और इस प्रकार प्रकृति की अनदेखी करना हमारे लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुआ। स्टेक होल्डर्स या दावेदारों की तीसरी श्रेणी है उद्योग धंधे। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्योग धंधे जो रहते हैं वो वन संपदा का उपयोग अपने कारखानों को चलाने में एक कच्चे माल की तरह उपयोग में लाते हैं और उसके कारण उद्योग धंधों को लाभ मिलता है और वन विभाग को भी राजस्व की प्राप्ति होती है। कितने ही उद्योग वन उत्पादों पर आश्रित होते हैं, जैसे इमारती लकड़ी, कागज, लाख तथा खेल के सामान। उद्योग इन वनों को अपने कारखानों के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्र ही मानते हैं। अपने स्वार्थ के लिए लोगों का एक बड़ा समूह सरकार से उद्योगों के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पर प्राप्त करने में लगा रहता है, क्योंकि स्थानीय निवासियों की अपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफ़ी रहती है। अतः उस क्षेत्र के संपोषित विकास में उनकी कोई रुचि नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि किसी वन के टीक या बांस के सभी वृक्षों को काटने के बाद वे दूरस्थ वनों से टीक या बांस प्राप्त करने लगेंगे, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि वे इनका इष्टतम उपयोग या एक न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे कि वह आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। और
इसे रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। दावेदारों या स्टेक होल्डर की चौथी एवं अंतिम श्रेणी है प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमी। जैसा कि हमें मालूम है कि प्रकृति एवं वन्य जीवन प्रेमियों की जो वन पर निर्भर तो नहीं है, परंतु वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। संरक्षण का प्रारंभ इनके द्वारा कुछ जंतुओं जैसे शेर, चीता, हाथी, गेंडा से हुआ था। अब उन्होंने संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के महत्व को समझ लिया है। हमें ऐसे व्यक्तियों को या इन समूहों को पर्याप्त महत्व देना चाहिए जो कि वन तंत्र का भाग बन गए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण भी हैं कि स्थानीय निवासी परंपरानुसार वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के बिश्नोई समाज के समुदाय के लोग वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण में उनकी जो धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक भावनाएं होती हैं, उनके तहत वो वन जीवन संरक्षण में काफ़ी सहायक होते हैं। भारत सरकार ने पिछले दिनों जैव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास गांव खेजराली में खेजरी वृक्ष को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था।